बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि एलियनेशन ऑफ एंड सक्सेशन टू राइट ऑफ एक्यूपेंसी के साथ डील करता है। सबसे पहला जो है एलियनेशन को हम पढ़ेंगे कि एलियनेशन क्या होता है। जो सेक्शन 52A है वो है प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 नॉट टू अप्लाई टू मुकर्ररदार्स, यानी कि जितने भी मुकर्ररदार्स होंगे इस चैप्टर 5 की जितनी भी सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, वो मुकर्ररदार्स पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। नेक्स्ट वन है सेक्शन 53 प्राइवेट ट्रांसफ़र ऑफ राइट ऑफ एक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 बाय टेनेंट, यानी कि राइट ऑफ एक्यूपेंसी का ट्रांसफ़र है प्राइवेटली, जो कि सेक्शन 5 में बताया गया है टेनेंट के ज़रिए से ना, सेक्शन 5। अब इसकी क्लॉज 1 क्या कहती है, ए टेनेंट हैविंग राइट ऑफ एक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 में ट्रांसफ़र दैट राइट बाय सेल, गिफ्ट और मॉर्गेज, यानी कि कोई भी टेनेंट जिसके पास सेक्शन 5 के तहत राइट ऑफ एक्यूपेंसी है वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है बाय दी सेल, बाय गिफ्ट और मॉर्गेज, लेकिन जो कंडीशन उस सेक्शन में बताई गई हैं उनको फॉलो किया जाएगा सेक्शन 5 के मुताबिक। क्लॉज 2 है if he attends to transfer the right by sale, gift, mortgage by the conditional sale, यानी कि अगर जो है कोई भी पर्सन है वो क्या चाह रहा है, वो अपना राइट ऑफ एक्यूपेंसी जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है बाई सेल, गिफ्ट और मॉर्गेज या किसी भी कंडीशनल सेल और यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज, ही शैल काज नोटिस, वो सबसे पहले नोटिस देगा अपनी इस इंटेंशन का, किसको, लैंडलॉर्ड को, थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर के ज़रिए से, एंड शैल डेफर प्रोसीडिंग विद द ट्रांसफ़र फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्राम द डेट ऑफ विच द नोटिस इज सर्व्ड, और ये तमाम जो प्रोसीडिंग्स होंगी 1 महीने के लिए इल्तवा में चली जाएंगी, 1 महीने के लिए रुक जाएंगी जिस दिन उसने नोटिस सर्व किया उस दिन से लेके। नेक्स्ट है सब सेक्शन 3 with that period of 1 month the landlord may claim to purchase। अब जो है 1 मंथ के अंदर अंदर जो लैंडलॉर्ड होगा मे क्लेम टू परचेज़, अब जो वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो सेल कर रहा है टेनेंट, वो क्या कर सकता है, उसकी वैल्यू पे करके किसको, रेवेन्यू ऑफिसर को, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम इन दिस बिहाफ फिक्स। अब वो जो टेनेंट है वो उस राइट ऑफ एक्यूपेंसी को सेल कर रहा है और जो लैंडलॉर्ड को नोटिस जाएगा तो 1 महीने के अंदर अंदर जो लैंडलॉर्ड होगा वो उस राइट को या तो खुद ख़रीद लेगा, ठीक है। 4th वन है व्हेन द एप्लीकेशन टू द रेवेन्यू ऑफिसर इज़ टू फिक्स द वैल्यू ऑफ द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी विच इज़ ऑलरेडी मॉर्गेज, ही शैल फिक्स द वैल्यू ऑफ द राइट एज इफ़ इट वर नॉट मॉर्गेज। अब जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटी है, उसके पास जब भी एप्लीकेशन आएगी तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसकी जो वैल्यू है उसको फिक्स करेगा, ठीक है, और उसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे ऑलरेडी ये मॉर्गेज हुआ ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th वन द लैंडलॉर्ड शैल बी डीम टू हैव परचेज द राइट। अब जो लैंडलॉर्ड होगा उसको यही तसव्वुर किया जाएगा कि इसने एक जो राइट है उसको परचेज़ कर लिया है, इफ़ ही पेज द वैल्यू, अगर वो जो वैल्यू डिमांड की जा रही है, जो कीमत डिमांड की जा रही है वो पे कर देता है, किसको, रेवेन्यू ऑफिसर को, विद इन सच टाइम एज दैट ऑफिसर अपॉइंट्स, जैसे वो रेवेन्यू ऑफिसर टाइम पीरियड अपॉइंट करेगा उस टाइम के अंदर अंदर अगर वो पे कर देता है तो ऐसे समझा जाएगा जैसे एक राइट लैंडलॉर्ड ने ख़रीद लिया। नेक्स्ट वन है ऑन द वैल्यू बीइंग सो पेड। अब जो है वैल्यू पे की जा रही है या कर दी गई है, द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शैल बी एक्सटिंक्ट एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजेशन ऑफ द टेनेंसी। अब जो है तमाम जो वैल्यू है वो पे कर दी गई है, किसने पे की है जी, लैंडलॉर्ड ने, तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन पे जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा उसका पोजेशन जो होगा, कब्ज़ा जो होगा वो लैंडलॉर्ड को अनाउंस कर देगा, दे देगा। 7th वन है इफ़ द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाज ऑलरेडी मॉर्गेज द टेनेंसी शैल पास टू द लैंडलॉर्ड unencumbered
इनकम्बरेंस्ड, यानी कि ये इनकम्बरेंट से निकला है, यानी कि बग़ैर किसी बार के, बग़ैर किसी जो है पहले के जितने भी उसके लेन देन हैं उनसे पाक, ठीक है। द मॉर्गेज, बट द मॉर्गेज डेट शैल बी ए चार्ज ऑन द परचेज मनी। अब पहले ही जो है प्रॉपर्टी कोई है या कोई राइट है ऑक्यूपेंसी का, वो पहले ही मॉर्गेज किया जा चुका है, ठीक हो गया। लेकिन द टेनेंसी शैल पास टू द लैंडलॉर्ड, अब जो लैंडलॉर्ड के पास ये टेनेंसी आएगी वो मॉर्गेज के बगैर ही आएगी। लेकिन अगर कोई मॉर्गेज का डेट है, कोई कर्ज़ा रहता है, कोई अमाउंट ड्यू है, तो वो चार्ज आएगी उस परचेज मनी के ऊपर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 8th वन है, इफ़ देर इज़ नो सच चार्ज एज अफोरसेड द रेवेन्यू ऑफिसर। अगर तो वो कह रहे हैं कि जनाब देर इज़ नो चार्ज, अगर कोई चार्ज उस पर नहीं है, कोई मॉर्गेज चार्ज नहीं मौजूद है उस जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है उस पर, तो फिर क्या होगा, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के तहत जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो, विच ही मे रिसीव्स फ्राम एनी कोर्ट, जो उसको किसी कोर्ट ने दी है, पे द परचेज मनी टू द टेनेंट, वो टेनेंट को तमाम जो परचेज मनी होगा वो दे देगा। 9th वन है, इफ़ देर इज़ सच ए चार्ज टू द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सब्जेक्ट एज। अब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब इफ़ देर इज़ सच ए चार्ज द रेवेन्यू ऑफिसर शैल, अगर तो कोई मॉर्गेज के ऊपर चार्ज पहले से मौजूद है तो फिर क्या रेवेन्यू ऑफिसर करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर ये करेगा जनाब के जो मॉर्गेज डेट है उसको कहेगा कि जनाब इसको आप डिस्चार्ज करें, टेनेंट को कहेगा, ठीक है। अगर वो डिस्चार्ज नहीं करता तो फिर जो परचेज मनी होगी उसमें से वो उतना बैलेंस रख लेगा जितना उस पर मॉर्गेज चार्ज है, बाकी जो बैलेंस होगा कोई बचा है तो वो टेनेंट के हवाले कर दिया जाएगा, या फिर बाकी जो परचेज मनी है उसको रिटेन कर लेगा जब तक कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता कि ये किस बंदे को देनी चाहिए। नेक्स्ट है वेयर देर आर सेवरल लैंडलॉर्ड्स ऑफ टेनेंसी, जहाँ कहीं पे भी एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद हों तो फिर क्या होगा, एनी वन ऑफ देम मे बी डीम टू बी द लैंडलॉर्ड, किसी एक को तस्वुर कर लिया जाएगा कि ये बंदा जो है लैंडलॉर्ड है इस सेक्शन के हवाले से। नेक्स्ट है नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट एनी सेवरल सर्वेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट है या सर्वेंट ऑफ द स्टेट हैं वो हॉली काउ हैं, उन पे आप किसी भी किस्म का कोई सूट कोई प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये दी गई है कि जनाब अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर है या कोई भी सर्वेंट ऑफ स्टेट है उसके पास परचेज़ मनी मौजूद है, अगर वो परचेज़ मनी नहीं देगा तो उस हद तक आप केस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है 54 प्रोसीजर और ऑन फोरक्लोजर ऑफ मॉर्गेज ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा ऑन फोरक्लोजर ऑफ मॉर्गेज ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5, वेयर ए मॉर्गेज ऑफ ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 proposes to foreclose his mortgage or otherwise enforce his lien on the land subject to the right, the provision of the last foregoing section shall so far as they can be made applicable apply as if the mortgagee were the tenant। अगर तो वो कह रहे हैं कि क्या तरीक़ेकार, इस सेक्शन में जो सिंपल सी एक बात की गई है वो यही है कि जनाब क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा अगर आपने मॉर्गेज का बताना है तो उसको फोरक्लोज करना है तो, ठीक है। मॉर्गेज ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो सेक्शन 5 में राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बताया गया उसको अगर आपने फोरक्लोज करना है तो क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा, वो कह रहे हैं कि जनाब इससे जो प्रोसीडिंग सेक्शन है जो कि हमने उसकी तमाम प्रोविजंस पढ़ी हैं, अगर तो किसी और लॉ में कोई प्रोविजंस इस हवाले से बता दी गई हैं कि इसका क्या तरीक़ेकार होगा तो उनको फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज़ जो प्रेसिडिंग सेक्शन है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन शर्त इसमें एक और ये है कि इफ़ द मॉर्गेजी वर द टेनेंट, अगर जो मॉर्गेजी है वो जो टेनेंट हो। फिर नेक्स्ट है 55 सेल ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री।
अब जो है कोई राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को सेल करना चाह रहा है जो कि सेक्शन 5 में है, तो फिर क्या तरीके का अडॉप्ट किया जाएगा? अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 में बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। यानी कि इसमें सिंपल यही बता रहे हैं कि जनाब जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी सेक्शन 5 के अंदर है उसको आप किसी भी डिग्री की एग्जीक्यूशन में या ऑर्डर की या जो ऑर्डर ऑफ कोर्ट है सॉरी उसकी एग्जीक्यूशन में उसको आप सेल कर सकते हैं। सेकंड वन है बट नोटिस ऑफ एन इंटेंडेड सेल ऑफ एनी सच राइट शैल बी गिवन टू द कोर्ट टू द लैंडलॉर्ड। यानी कि कोर्ट के ज़रिए से आप लैंडलॉर्ड के ज़रिए अपनी इस इंटेंशन का नोटिस देंगे कि जनाब मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ, अपना जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है इसको। एंड इफ़ एट एनी टाइम बिफोर क्लोज ऑफ द डे ऑन विच द सेल टेक्स प्लेस द लैंडलॉर्ड पेज द कोर्ट और टू द ऑफिसर। और जब भी ये पता चलेगा लैंडलॉर्ड को ये अपना जी टेनेंट जो है वो अपना राइट सेल कर रहा है, तो टेनेंट थ्रू कोर्ट या जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर होगा उसके ज़रिए से तमाम जो सेल के पैसे होंगे वो जमा करवा देगा। ठीक है, और कम अज़ कम जो है उसका 25% जितना भी उसकी हाईएस्ट बिड होगी उसका वो डिपॉजिट करवाएगा रेवेन्यू ऑफिसर को या कोर्ट को। देन ही शैल बी डिक्लेयर्ड टू बी द परचेज़र। तो फिर उसको यही समझ लिया गया कि जनाब ये जो लैंडलॉर्ड है ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का भी परचेज़र है, इंस्टेड ऑफ द पर्सन वो मेड दैट बिड। उस पर्सन की बजाय जो बंदा बिड लगाता है उसकी बजाय उसको समझ लिया जाएगा जो 25% जमा करवा देगा। नेक्स्ट है 56 ट्रांसफ़र ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब जो है कोई भी राइट जो सेक्शन 5 के अंडर है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या तरीक़ेकार होगा वो हमें 56 में बताया गया। अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर एनी अदर सेक्शन दैन सेक्शन 5 शैल नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। अब जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है जो कि हमें बताया गया है सेक्शन 5 में, उसके अलावा जो बाकी राइट हैं वो ना तो अटैच किए जा सकते हैं ना ही सेल किए जा सकते हैं, और विदाउट द प्रीवियस कंसेंट द राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड की उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? कंसेंट चाहिए होगी। बी ट्रांसफर्ड बाय द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। और इनको ट्रांसफ़र अगर करना भी है जो सेक्शन 5 में बताया गया उनके अलावा तो फिर वो क्या होंगे? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही ट्रांसफ़र होंगे। 57 है राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसफरी ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगे जो बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को? व्हेन ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय सेल गिफ्ट और यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज। यानी कि अब कोई भी जो आपका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है उसको आपने सेल कर दिया है बाय दी सेल यानी ट्रांसफ़र कर दिया है बाय सेल बाय गिफ्ट और यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज टू अ पर्सन अदर दैन द लैंडलॉर्ड के अलावा किसी बंदे को। देन दैट पर्सन शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स लैंड इन विच द राइट सबसिस्ट हैव द सेम राइट्स। फिर उस बंदे के पास तमाम वो राइट्स आ जाएंगे, ठीक है, जो उस राइट जो लैंड में एग्जिस्ट करते हैं, सबसिस्ट करते हैं। एंड बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज़, और उसके पास सेम ही वो लाइबिलिटीज़ भी, राइट्स भी होंगे, लाइबिलिटीज़ भी आ जाएंगे उस पर एज द टेनेंट, जैसे कि टेनेंट्स पे थी। टू वूम बिफोर द ट्रांसफ़र ऑफ राइट, जब ये राइट उसको ट्रांसफ़र हुआ है उससे पहले जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ थे टेनेंट्स के सेम उसके भी आ जाएंगे। सेक्शन 58 है सबलेटिंग। अ टेनेंट हैव ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब जो है जो टेनेंट का राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के जितनी भी प्रोविजंस हैं उनके तहत क्या करेगा? एंड टू द कंडीशंस ऑफ एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट, या उनके दरमियान कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसकी कंडीशंस के तहत बिटवीन हिम एंड हिज लैंडलॉर्ड, यानी कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं उसके तहत वो क्या करेगा? कोई भी टेनेंट सब लेट द लैंड और एनी पार्ट देयर ऑफ, जो लैंड है उसको आगे सबलेट कर देगा या उसका कोई हिस्सा जो है वो आगे सबलेट कर सकता है, उसका राइट जो है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का। फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, किसी भी जो टर्म तक वो कर सकता है लेकिन 7 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता। क्लॉज 2 है अ पर्सन टू वूम
लैंड इज़ सबलेट, यानी कि कोई भी बंदा जिसको वो ज़मीन सबलेट की जाएगी, लैंड सबमिट की जाएगी बाई अ टेनेंट, टेनेंट के ज़रिए से, हैव ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी देयर इन, उसके पास भी वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आ जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट लैंड एंड सो फार एज रिगार्ड द लैंडलॉर्ड बी जॉइंटली विद द टेनेंट सब्जेक्ट टू ऑल लाइबिलिटीज़ ऑफ द टेनेंट अंडर दिस एक्ट। और वो बंदा जिसको वो ज़मीन सबलेट हुई है उसके पास भी तमाम जो लाइबिलिटीज़ होंगी टेनेंट वाली आएंगी। 58A ट्रांसफ़र ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर एनी सेक्शन ऑफ द एक्ट बाई एक्सचेंज, यानी कि अब आपने राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को ट्रांसफ़र करना है थ्रू एक्सचेंज, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। एनी टेनेंट विद ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मे विद द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होगा उसकी आपको कंसेंट चाहिए होगी अगर आपने एक्सचेंज करना है अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो ट्रांसफ़र हिज लैंड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपना जो लैंड है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी मेंबर के साथ। फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑफ विच बोथ ही एंड हिज लैंडलॉर्ड आर मेंबर्स एंड ऑब्टेन फ्राम देम एनी अदर लैंड इन एक्सचेंज, यानी कि किसी भी मेंबर के साथ वो अपनी लैंड को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक हो गया। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर इनएक्टमेंट इन द फोर्स, यानी कि इस एक्ट में या इसकी जो किसी दूसरे एक्ट में कोई चीज़ अगर लिख दी गई है तो उसके ख़िलाफ़ नहीं आपने जाना। बाकी एनी लैंड ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, यानी कि कोई भी लैंड जो एक्सचेंज की जाएगी शैल बी डीम टू बी द सब्जेक्ट टू द सेम राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, उसमें भी सेम राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आ जाएंगे लैंड पे जो एक्सचेंज में आपने ली है। उसके बाद सक्सेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सक्सेशन टू राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, when a Muslim tenant having a right of occupancy in any land dies, अब कोई भी मुस्लिम है जिसने एक राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी थ्रू सक्सेशन लिया है और वो फौत हो जाता है, द राइट शैल डिवॉल्व ऑन हिज हेयर्स, तो उसका जो ये राइट ऑक्यूपेंसी का होगा ये उसके तमाम जो वारिस होंगे, जो लीगल हेयर्स होंगे, उन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, उन पे डिवॉल्व हो जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी कि शरीयत के मुताबिक तमाम जो हकूक़ होंगे उसके वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है 2, व्हेन ए नॉन मुस्लिम टेनेंट हैविंग ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी डाइज द राइट शैल डिवॉल्व, अब जो राइट तो मुस्लिम का डिवॉल्व हो जाना है, लेकिन कब कब डिवॉल्व होगा, ऑन हिज मेल लाइनल डिसेंडेंट्स, यानी कि उसका आगे जो मेल लाइनल डिसेंडेंट होगा, ठीक है, उस पे ये तमाम उसकी जो ऑक्यूपेंसी का राइट होगा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिवॉल्व हो जाएगा, इफ़ एनी इन द मेल लाइन ऑफ द डिसेंडेंट, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या होगा, फेलिंग सच डिसेंडेंट्स, अगर उसका कोई डिसेंडेंट नहीं है मेल लाइन में तो ऑन हिज विडो, उसकी जो विडो बेवा होगी उस पे जनाब ये उसका राइट जो है वो डिवॉल्व हो जाएगा, इफ़ एनी, अगर कोई है तो, अनटिल शी डाइज़, और जब तक वो मर नहीं जाएगी और री मैरिज या दोबारा शादी ना कर ले और एबंडेंस दी लैंड या उस लैंड को तुरक ना कर दे, छोड़ ना दे, और इज़ अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इजेक्टेड देयर फ्रॉम, या इस एक्ट के तहत उसको निकाल ना दिया जाए, तब तक क्या होगा, उस पे के पास राइट डिवॉल्व ही रहेंगे। फेलिंग सच डिसेंडेंट्स एंड विडो और हिज विडोड मदर, यानी कि ना तो अब उसके कोई डिसेंडेंट्स हैं, ना उसकी कोई बेवा बची है, ना उसकी विडो मदर है, इफ़ एनी, अगर कोई है तो, अनटिल शी डाइज़, जब तक वो मरेगी नहीं, और री मैरिज और अबंडन द लैंड, या वो लैंड तुरक नहीं कर देगी, और इज़ अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इजेक्टेड देयर फ्रॉम, एंड फेलिंग सच डिसेंडेंट्स एंड विडो और विडो मदर, और इफ़ दी डिसीज टेनेंट लेफ्ट ए विडो, और या उसका कोई टेनेंट है उसकी कोई विडो मौजूद है या विडो मदर मौजूद है, देन व्हेन हर इंटरेस्ट टर्मिनेट्स, जब तक उसके इंटरेस्ट टर्मिनेट्स हो जाएंगे अंडर क्लास बी और सी ऑफ सबसेक्शन ऑन हिज मेल कोलेट्रल, उसके मेल कोलेट्रल पे रिलेटिव्स इन द मेल लाइन, उसकी जो मेल लाइन रिलेटिव्स की होगी उन पे ऑफ डिसेंडेंट
फ्राम द कॉमन इंसेस्टर ऑफ द डिसीज, जो डिसीज्ड के कॉमन इंसेस्टर्स होंगे, अबाव जादाद होंगे उन पे, एंड दोज रिलेटिव, और उनके रिलेटिव्स पे तमाम जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगे या राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट वन है जी थर्ड वन, एज उमंग डिसेंडेंट्स एंड कोलेटरल रिलेटिव्स क्लेमिंग अंडर सबसेक्शन 2, तमाम जो उसके डिसेंडेंट्स होंगे या कोलेटरल रिलेटिव्स होंगे जो क्लेम कर रहे हैं राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 2, उन पे क्या होगा, द राइट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन, तो उसका जो राइट होगा वो इस सबसेक्शन की प्रोविजंस के तहत डिवॉल्व हो जाएगा एज इफ़ इट वर लैंड लेफ्ट बाय डिसीज्ड, ऐसे ही समझा जाएगा जैसे ये लैंड जो मुतवफ़ी है उसका तुर्का है, उसकी विरासत है, इन द विलेज इन विच द लैंड सब्जेक्ट टू द राइट इज़ सिचुएट, जहाँ पे वो लैंड का राइट जो है वो सिचुएट कर रहा है। नेक्स्ट वन है व्हेन द विडो ऑफ डिसीज्ड टेनेंट्स सक्सीड टू ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सबसेक्शन 2, जब उसका जो डिसीज्ड की जो टेनेंट है, जो डिसीज्ड टेनेंट है उसकी जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है उसकी विडो पे डिवॉल्व हो जाता है, शी शैल नॉट ट्रांसफ़र द राइट बाय सेल, वो जो है राइट जो है उसको सेल के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं करती, गिफ्ट के ज़रिए नहीं करती, मॉर्गेज के ज़रिए नहीं करती और सब लीज़ के ज़रिए नहीं करती, फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल के लिए। फिर इफ़ ए डिसीज टेनेंट हैज़ लेफ्ट नो पर्सन, अगर उसका कोई पर्सन नहीं बचा, ऑन वूम हिज राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी में डिवॉल्व, जिस पे उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो डिवॉल्व हो सके अंडर सब सेक्शन 1 और 2, एज द केस में बी द राइट शैल बी एक्सटिंग्विश्ड, फिर जो ये राइट होगा उसका वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 60 है इर्रेगुलर ट्रांसफ़र ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, अब कोई भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है जिसका इर्रेगुलर ट्रांसफ़र होता है, तो फिर क्या होगा, एनी ट्रांसफ़र मेड of a right of occupancy in contravention of the foregoing provisions of this chapter shall be voidable at the instance of the landlord, तो लैंडलॉर्ड के इंस्टांस पे अगर कोई ऐसा ट्रांसफ़र होता है जो इस चैप्टर की प्रोविजंस के ख़िलाफ़ है तो वो क्या होगा, वो वाइडेबल होगा। अब चैप्टर 5A हमने स्टार्ट करना है जनाब, जो कि सक्सेशन टू नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज़ के साथ डील करता है। 60A सक्सेशन टू नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज़। नंबर 1 इसमें है वेयर ए टेनेंट नॉट बीइंग ए टेनेंट ऑफ ए लैंड रिजर्व्ड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर ए पर्सनल कल्टीवेशन अंडर एनी लॉ, अब कोई भी ऐसा टेनेंट है जो कि टेनेंट नहीं रहा, ठीक है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड का वो क्या है, वो पर्सनल जो है काश्तकार है, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नॉट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, और ना ही उसके पास कोई टेनेंट है तो उसके पास कोई भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ना है, एंड नॉट होल्डिंग लैंड, और ना ही उसने कोई लैंड होल्ड की हुई है, फॉर एनी फिक्स टर्म अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट और ए डिक्री, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट और डिक्री के तहत कोई भी उसने लैंड होल्ड नहीं की हुई, और ऑर्डर फॉर ए कम्पिटेंट अथॉरिटी डाइज, ऐसा कोई टेनेंट जो है वो मर जाता है, डाई का हो जाता है, तो फिर द टेनेंसी शैल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, तो फिर टेनेंसी क्या होगी, डिवॉल्व ऑन हिज प्रेफर्ड हेयर, उसके जो प्रेफर्ड हेयर्स होंगे उन पे जो ऑक्यूपेंसी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, इफ़ एनी, अगर कोई है तो, और अगर कोई नहीं है तो हिज एल्डेस्ट मेल चाइल्ड, उसका जो सबसे बड़ा बच्चा होगा उस पे ये राइट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ द डिसीज टेनेंट हैज़ लेफ्ट नो सच पर्सन एज आर मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, अगर उस डिसीज टेनेंट का कोई बंदा मौजूद नहीं है जो क्लास 1 में लिखा गया, तो फिर ऑन वूम द राइट ऑफ टेनेंसी में डिवॉल्व अंडर दैट सबसेक्शन द राइट शैल बी एक्सटिंग्विश्ड, तो फिर जो उसका राइट है वो जनाब अली ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 है इम्प्रूवमेंट्स एंड कंपनसेशन के साथ इम्प्रूवमेंट्स बाय लैंडलॉर्ड्स, अगर कोई ज़मीन है उसमें कोई लैंडलॉर्ड इम्प्रूवमेंट करता है, इम्प्रूवमेंट बाय लैंडलॉर्ड ऑन टेनेंसी ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। नंबर 1 विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कलेक्टर ए लैंडलॉर्ड शैल नॉट मेक एन इम्प्रूवमेंट, अब जो कोई लैंडलॉर्ड है उसने कोई ज़मीन टेनेंट को दी हुई है, तो जनाब बग़ैर कलेक्टर की परमिशन के जो लैंडलॉर्ड होगा वो उस ज़मीन में टेनेंसी वाली प्रॉपर्टी में जनाब अली इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता,
ठीक हो गया। सेकंड वन है इफ़ ए लैंडलॉर्ड डिज़ायर टू मेक सच इम्प्रूवमेंट, लेकिन अगर कोई लैंडलॉर्ड जो है वो इम्प्रूवमेंट्स करना चाहता है तो ही मे अप्लाई टू द कलेक्टर, वो कलेक्टर को अप्लाई करेगा और कलेक्टर की इजाज़त लेगा इम्प्रूवमेंट्स के लिए। और जो कलेक्टर है वो ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले जो है तमाम ऑब्जेक्शन टेनेंट्स की तरफ से आई हैं उनको सुनेगा। थर्ड वन है अगर कलेक्टर ने कोई ऐसा ऑर्डर पास करना है तो द कलेक्टर शैल बी गाइडेड बाय सच रूल्स इफ़ एनी, तो कलेक्टर तमाम उन रूल्स के मुताबिक चलेगा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस टेनेंसी के हवाले से दिए होंगे। नेक्स्ट वन है इन्हांसमेंट ऑफ रेंट in consideration of an improvement made by a landlord on the tenancy of an occupancy tenant। अब जो है इन्हांसमेंट ऑफ रेंट की बात आ गई है, यानी कि अगर साहब बहादुर ने कोई इम्प्रूवमेंट की है लैंडलॉर्ड ने तो उसकी इन्हांसमेंट ऑफ रेंट की कैसे होगी, कैसे उसको कंसिडर किया जाएगा। नंबर 1 62 क्लॉज 1 when a landlord has with the permission of collector made an improvement on the tenancy of a tenant have a right of occupancy, he may apply to the collector for enhancement of the rent of the tenant। अब जो है सबसे पहले तो जो अगर तो रेंट बढ़ाना है यानी कि लैंडलॉर्ड ने परमिशन ऑफ द कलेक्टर के साथ कोई भी इम्प्रूवमेंट की हैं तो वो चाह रहा है कि जनाब मेरी अब प्रॉपर्टी का जो है वो रेंट बढ़ना चाहिए, तो उस रेंट की इन्हांसमेंट के लिए भी वो एप्लीकेशन देगा कलेक्टर साहब को। अब जो है इफ़ द टेनेंट इज़ ए टेनेंट टू वूम सेक्शन 20 अप्लाई, अगर कोई ऐसा टेनेंट है जो सेक्शन 20 के तहत है, द कलेक्टर शैल इन्हांस हिज रेंट, तो कलेक्टर जो होगा उसका जो रेंट होगा उसके शेयर और रेट्स और रेफरेंस के हिसाब से जो रेंट है उसके हिसाब से जो है रेंट मज़ीद बढ़ा देगा। ठीक हो गया। हैविंग अ सिमिलर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड, और जो टेनेंट होगा उसके पास सेम ही राइट होगा जो पहले उसके पास था और तमाम जो फ़वाइद होंगे एडवांटेजेस होंगे वो हासिल करेगा। थर्ड वन है इफ़ द टेनेंट इज़ ए टेनेंट टू वूम सेक्शन 22 अप्लाई, अब जो है जो टेनेंट कोई है वो सेक्शन 22 के तहत है तो फिर क्या होगा, द कलेक्टर शैल इन्हांस हिज रेंट सच अमाउंट एज द टेनेंट वुड बी लाइबल टू पे, तो कलेक्टर जो होगा वो उतनी अमाउंट तक रेंट जो है बढ़ाएगा जितनी अमाउंट जो है वो इस सेक्शन के तहत जो टेनेंट है वो पे कर सकता है, जिस हद तक अगर कोई लैंड रेवेन्यू है वो असेस हुआ है तो दोबारा से। फोर्थ वन है व्हेन द इम्प्रूवमेंट सीजेस टू एग्जिस्ट, जब कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, द कलेक्टर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टेनेंट रिड्यूस द टेनेंट्स रेंट, तो जो कलेक्टर होगा वो टेनेंट की एप्लीकेशन पे रेंट दोबारा से कम कर देगा। इन केस ऑफ ए टेनेंट टू द वूम सब सेक्शन 2 अप्लाइज टू शेयर एंड रेट्स ऑफ with reference to the rent in gross as the case may be paid by tenants having similar right of occupancy for land of a similar description and with similar advantages, and in case of a tenant to whom subsection 3 applies to subsection to such an amount as the tenant would liable to pay if the land revenue were reassessed। नंबर 5, ऊपर वाले दोनों चीज़ें रिपीटेड हैं। फिफ्थ वन है सेक्शन 25 एंड 6 शैल बी कंस्ट्रूड एज अप्लाइंग टू एन एप्लीकेशन, जो सेक्शन 25 और 26 है ये जब आपने एप्लीकेशन देनी है तो अप्लाई होंगे अंडर दिस सेक्शन। एंड और फिर अ सूट शैल नॉट लाई इन द कोर्ट फॉर एनी पर्पज़ ऑफ विच एन एप्लीकेशन माइट बी मेड अंडर दिस सेक्शन, और ये किसी भी सूट पे जिसके तहत एप्लीकेशन जानी है उस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आ गया जनाब इम्प्रूवमेंट्स बाय टेनेंट्स, ऊपर था इम्प्रूवमेंट बाय लैंडलॉर्ड, अब इम्प्रूवमेंट कोई टेनेंट ने की है तो क्या होगा, टाइटल ऑफ ऑक्यूपेंसी tenant to make improvements, a tenant having a right of occupancy is entitled to make improvements on the tenancy, यानी कि ये बग़ैर कलेक्टर की इजाज़त के भी जो टेनेंट होगा वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है। 64 टाइटल ऑफ टेनेंट्स नॉट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, a tenant not having a right of occupancy,
अब कोई ऐसा टेनेंट है जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ही नहीं है, मे मेक इम्प्रूवमेंट ऑन हिज टेनेंसी विद द असेंट ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, तो वो अपने जो लैंडलॉर्ड की मर्ज़ी के साथ उस लैंड में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इफ़ एट एनी टाइम द क्वेश्चन अराइजेज वेदर और नॉट द लैंडलॉर्ड असेंटेड टू मेकिंग ऑफ एन इम्प्रूवमेंट्स बाय द टेनेंट नॉट हैविंग ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, द असेंट बाय मे बी इन्फर्ड फ्राम सर्कमस्टांसेस। अब जो है कब ये तसव्वुर किया जाएगा कि इम्प्रूवमेंट्स के लिए टेनेंट को जो लैंडलॉर्ड है उसने जो असेंट है वो दे दी है या नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो सर्कमस्टांसेस होंगे उनसे इन्फर किया जाएगा, उनसे अखज़ कर लिया जाएगा कि जनाब ये लैंडलॉर्ड यहाँ पे जो है वो कोई असेंट दे सकता है या नहीं दे सकता। 65 है इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब जो है कोई भी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले, तो फिर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय टेनेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम टू हैव बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट। कोई भी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले, तो फिर ऐसे ही समझा जाएगा कि जनाब ये तमाम इम्प्रूवमेंट्स इस एक्ट के मुताबिक की गई हैं, जब तक इन द केस ऑफ ए टेनेंट नॉट हैविंग ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, जब तक जो है टेनेंट उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं होगा। इट इज़ शोन दैट, तो इससे ये साबित होगा, ये वाज़िया होगा दैट द इम्प्रूवमेंट वाज मेड इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रिटन एग्रीमेंट। तो जनाब जो भी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं वो इस रिटन एग्रीमेंट की कॉन्ट्रावेंशन में की गई हैं बिटवीन हिम एंड लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट वन है 66 इम्प्रूवमेंट्स बिगन इन एंटिसिपेशन ऑफ इंजेक्टमेंट। अब जो है ए टेनेंट इजेक्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, अब जो है किसी भी टेनेंट को निकाल दिया गया है किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए, डिक्री एग्जीक्यूट होनी है और टेनेंट साहब का राइट जो है ऑक्यूपेंसी का वो ख़त्म हो गया है, और इन परसुएंस ऑफ द नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट, या किसी इजेक्टमेंट के नोटिस के हवाले से उसका राइट जो है वो ख़त्म हो गया है, शैल नॉट बी इंटाइटल टू कंपनसेशन फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, तो फिर जो है उसके पास किसी किस्म का कोई कंपनसेशन का राइट मौजूद नहीं होगा अगर उसने इम्प्रूवमेंट की भी हैं तो। बिगन बाय हिम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और सर्विसेज ऑफ नोटिस विच रिजल्टेड इन हिज इंजेक्टमेंट। नेक्स्ट वन है टेंडर्ड ऑफ लीज ऑफ 20 ईयर्स टू टेनेंट टू बी ए बार टू राइट टू कंपनसेशन। हम इसको रीड करते हैं जनाब, इसकी बेर रीडिंग को। इफ़ ए लैंडलॉर्ड टेंडर्स टू ए टेनेंट लीज ऑफ हिज टेनेंसी फॉर ए टर्म ऑफ नॉट लेस दैन 20 ईयर्स। अब कोई भी लैंडलॉर्ड है वो अपनी जो लीज़ है, अपनी जो टेनेंसी है उसकी लीज़ कम अज़ कम 20 साल के लिए किसी टेनेंट को दे देता है। तो फिर क्या होगा, फ्राम द डेट ऑफ टेंडर्ड एट द रेंट देन पेड बाय द टेनेंट और ऑफ सच अदर रेंट एज मे बी एग्रीड ऑन। तो तमाम जो रेंट होंगे वो पे करेगा टेनेंट, और तमाम जो रेंट हैं जो कि उनके एग्रीमेंट में लिख दिए गए हैं वो तमाम जो पे करेगा। ठीक हो गया। दी टेंडर्ड इफ़ एक्सेप्टेड बाय द टेनेंट, अगर कोई ऐसा टेंडर है जो कि टेनेंट ने एक्सेप्ट किया है, फिर क्या होगा, शैल बार एनी क्लेम बाय हिम टू कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स प्रीवियसली मेड ऑन द टेनेंसी। तो फिर जो है जो कोई भी क्लेम किया था इम्प्रूवमेंट के हवाले से, किसने किया था, टेनेंट ने, पिछले सेक्शन में, तो उस पर अब बार लग जाएगा। नेक्स्ट वन है 68 लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू टेनेंट्स ऑन इजेक्टमेंट और ऑन इन्हांसमेंट ऑफ हिज रेंट। अब लाइबिलिटी किसकी आएगी कंपनसेशन को पे करने के लिए, सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ए टेनेंट वो हैज़ मेड एन इम्प्रूवमेंट, अब कोई भी टेनेंट है जिसने कोई इम्प्रूवमेंट की है ऑन हिज टेनेंसी इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट शैल नॉट बी इजेक्टेड, उसको निकाला नहीं जाएगा जो कोई भी टेनेंट है। एंड द रेंट पेएबल बाय हिम, और जितना भी रेंट है जो उसने पे करना है वो बढ़ा के पे नहीं किया जाएगा until he has received compensation for the improvement, जब तक उसको इम्प्रूवमेंट का कंपनसेशन नहीं मिल जाएगा। ये था हमारा 68 तक। आई होप आप सबको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप
क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप नंबर है दिया हुआ, उससे आप हमने क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।